हाय फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में वैसे तो हजारों स्टॉक्स हैं और करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हर कोई चाहता है कि बेस्ट स्टॉक्स को पकड़ करके उसमें लंबे समय के लिए मल्टीबैगर रिटर्न कमा सके। दोस्तों, लेकिन सही रिटर्न कमाने के लिए, सही विनिंग पोर्टफोलियो बनाने के लिए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पहचान में आना जरूरी है। और आज हम तीन ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो रीसेंट सिचुएशन में आपको काफी सस्ती प्राइस पर मिल रहे हैं और हम देखेंगे कि कंपनीज में कितना दम है और क्या आपको वो एक विनिंग पोर्टफोलियो बना करके देने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आप एक साधारण इन्वेस्टर है, चाहे बहुत पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगातार रिसर्च करके अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में सही प्राइस पे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने की आपको क्षमता डेवलप हो गई तो आप मल्टी बैगर रिटर्न आसानी से कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं और आज का वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और कुछ नया सीखेगा। देखते हैं वो कौन सी तीन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है जो आज हमने इंक्लूड किए हैं। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़े, एनालिसिस करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप ना लाइक करना भूल जाते हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं, तो अभी पहले लाइक कर दीजिए और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा है। दोस्तों, पहला स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। अब इस स्टॉक में ऐसी क्या खास बात है दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले आप ना एक सिचुएशन को समझिए। सिचुएशन ये है कि 10 साल तक जो गवर्नमेंट थी सेंटर में, वही गवर्नमेंट अगले 5 साल के लिए भी बन गई है। यानी कि सेम पॉलिसीज, सेम लीडरशिप, सेम प्रोसेसेस, सेम इकोनॉमिक ग्रोथ। और आपने उसका अगर एग्जांपल चाहिए आपको तो मिल गया होगा। G7 समिट हुई इटली में अभी रिसेंटली और आपने देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सारे राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में सेंटर में स्टेज में खड़े हुए थे फोटो में। इसका मतलब पूरी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को कहां देख रही है? इंडिया में। अब बात करते हैं, इंडिया में जब ये सिचुएशन है तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, पब्लिक सेक्टर के और यूनिट्स हो, उन सब में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक अपनी पूरी क्षमता यूज करके उनको ग्रोथ इंजन लगाने वाली है। उनके ये तय है एक तरीके से, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तभी बाकी सारी चीजें बढ़ेगी। तो हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया इसी सेक्टर का एक बहुत अहम प्लेयर है। इसलिए अब आप मेरी कॉन्टेक्स्ट समझ गए, अब आप बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। और दोस्तों ये आदत डाल लीजिए कि मतलब थोड़ा सा चीजों को समझना भी जरूरी है। ऐसे नहीं आए और 3 स्टॉक के नाम बताए और चलो जी हो गया काम, क्रिकेट के खिलाड़ी सेलेक्ट करते हैं, ड्रीम 11 बन गई। ऐसे नहीं करना मेरे भाइयों। इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को भी समझें। 126 रुपए का स्टॉक, मार्केट कैप 57,000 करोड़ रुपए का, और ये मतलब अच्छी खासी साइज का बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है। और आप ये देखें तो इसके सारे नंबर ना सही सही चल रहे हैं। यानी कैपिटल एडिकेशन रेशियो 17%, विच इज गुड। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.58%, वो इंप्रेसिव है। लेकिन एक खास बात मैं आपको बताता हूं। यहां ना देखो क्या हो रहा है अभी, ये पूरे वर्ल्ड मार्केट में ना एक चीज का फर्क पड़ता है, वो है इंटरेस्ट रेट। और जो फेड है, जो यूएस का जो मेन फाइनेंशियल कंट्रोलिंग बॉडी है, मतलब आप तो ये समझिए वहां का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने 3 रेट कट करने का जो है निश्चय बताया है कि वो इस साल में करेंगे। 3 तो नहीं करेंगे, इसके बहुत कम चांसेस है, बट अगर उन्होंने एक रेट कट भी किया तो उसका सीधा असर इंडियन मार्केट्स पे होगा और इंग्लैंड के मार्केट्स पे, और धीरे धीरे रेट कट सब जगह होगा। जब रेट कट होगा तो ये जो बैंक ऑफ इंडिया है या बाकी बैंक्स हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। यानी कि उनको सस्ते में फंड्स मिलेंगे जिनको वो महंगे में लोन पर देंगे। समझ गए आप सारी बात? नहीं समझेंगे तो भाई साहब ये मान करके चलना, यहां लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स देखे हैं जो 2-4 महीने में, 10 साल 6 महीने में अपनी जेब खाली करके स्टॉक मार्केट को कोसते हुए बाहर हो जाते हैं। आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देख के इकोनॉमी की चीजों को समझिए ताकि आप सही स्टॉक सेलेक्ट करके लंबे समय के लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकें। स्टार्ट करते हैं। तो आगे की बात मैं कह रहा था कि यहां ना ये जो बैंक्स है, अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर बैंक ऑफ इंडिया में अभी आप देखेंगे तो अभी चल रहा है 2.58। मान लीजिए 1% रेट कट होता है तो ये 3.58 के आसपास नजर आएगा।
ये इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए ग्रोस एनपीए कम किए इन्होंने, नेट एनपीए भी कम किए, अभी भी ज्यादा है लेकिन ये और कम कर देंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो खासतौर पे, अब आप आरबीआई की बात करो ना, आरबीआई पिछले दिनों में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और वो बैंकों के पीछे डंडा लेके पड़ा हुआ है, भाई अपनी बैलेंस शीट सुधारो सुधारो। और इसी की वजह से पिछले 4-5 साल में बैंकों की बैलेंस शीट काफी हद तक क्लीन हो चुकी है। तो इसका फायदा अगले 10 साल तक कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। चलिए यहां देखिए, सेल्स ग्रोथ 8% से हुई है, 25% से प्रॉफिट बढ़ा है, यानी 3 गुना बढ़ रहा है प्रॉफिट, समझ गए आप, सेम सेल पे 3 गुना। एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए पे मिलता है, कंपनी मान लीजिए 2 रुपए कमाती है, सपोज करिए उसी बिस्किट के पैकेट पे कंपनी 6 रुपए कमाना शुरू कर दे, इस तरीके की ग्रोथ, ठीक है। इंडस्ट्री का पी 9.46 है, उससे कम है स्टॉक का पी, यानी अभी भी अंडर वैल्यूड है ये। और यदि आप देखें पैग रेशियो को तो ये लेस देन 1 है, यानी साफ तौर पर स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड है। और अंडर वैल्यूड स्टॉक है इसका मतलब सस्ते में मिल रहा है। अब जरा टेक्निकल चार्ट भी देख लें इसका, तो टेक्निकल चार्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। यहां पर दोस्तों हमने वीकली चार्ट लिया है। वीकली चार्ट क्यों लिया, क्योंकि अगर देखो आप ट्रेडर हो ना, तब तो आप को किस्मत के हिसाब से आप जो करना चाहें सब कर सकते हैं, आप इंट्राडे करो, एफ&ओ करो, कुछ करना है जो करते रहो। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ना वीकली और मंथली चार्ट जरूर देखने चाहिए, ताकि उसको क्लियर पिक्चर पता पड़ सके। और यहां क्लियर पिक्चर आप देख रहे हैं कि ये एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया में यहां पर एक रैली शुरू हुई, ये देखिए आप, और बहुत शार्प रैली आई। और उस शार्प रैली के साथ प्राइस कितनी तेजी से जंप की है, कितना करीब 30-40 रुपए से करीब ये 100 रुपए तक लगभग ये पहुंच चुकी है। उसके बाद इसको करेक्ट होना चाहिए था ना, लेकिन ये करेक्ट नहीं हुआ। यानी ये अगर देखिए आम स्टॉक होता तो नीचे आता और ये 70-80 पे ट्रेड करता, 60-70 पे ट्रेड करता, लेकिन उसके बाद ये लगातार हाई हाइज बनाता जा रहा है। आप ये देखिए हाई हाइज बन रहे हैं कंटिन्यूअसली, छोटा मोटा करेक्शन आता है वो यहां भी आ रहा है, फिर से हाई हाइज बनेंगे, कंटिन्यूअसली ये बढ़ेगा, तो ये अप ट्रेंड में है साफ तौर पर। और इसका आपको एक एग्जांपल यहां से भी मिलता है कि मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस ओवर दिया है, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। तो दोस्तों साफ तौर पे बैंक ऑफ इंडिया एक जो है अप ट्रेंड में नजर आ रहा है, और इसमें आने वाले दिनों में आपको 200 के आसपास के स्तर देखने को मिल सकते हैं मिड टर्म में। लेकिन ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं चाहता हूं आप स्टॉक मार्केट की बारीकियां समझे और अपना इन्वेस्टमेंट खुद करना सीखें। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक। अच्छा, इनमें आपने एक खास चीज देखी होगी, ये वो बैंक्स हैं दोस्तों, ये वो यूनिट्स हैं जिनको पिछले मतलब टर्न अराउंड स्टोरीज है ये। अब टर्न अराउंड स्टोरीज क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं अभी 3-4 साल पहले तक बात चल रही थी बीपीसीएल को बेचने की, और गवर्नमेंट की एक आदत पड़ी थी कि जो काम का जो थोड़ा सा लॉस मेकिंग है बेच दो, उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दो बेच दो बेच दो, पैसा ले लो, पैसा लेकर के सैलरीज दे दो या फिर अपने कोई और कामों में खर्च कर दो, इलेक्शन में खर्च कर दो वो भी। लेकिन ये गवर्नमेंट ने पिछले काफी टाइम से दोस्तों क्या किया है, एसेट्स को सेल करने की बजाय उन्हीं एसेट्स को सर्विस करके ऑयल ग्रीस डाल के उन्हीं गाड़ियों को वापस से तेजी से चलाना शुरू किया है और उनसे प्रॉफिट कमाना शुरू किया है। एग्जांपल है बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम, एग्जांपल है एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स और भी है। और यही बैंक्स में भी होता आ रहा है, इसलिए आने वाले टाइम में भी यही चीज चलेगी, और इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा को इसका फायदा मिल सकता है। 286 रुपीज की प्राइस है, 1,48,000, काफी बड़ा बैंक है, मतलब कि पूरे इंडिया का पब्लिक सेक्टर का सेकंड नंबर की साइज का बैंक है। अगर आप बात करें यहां पर तो देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत इंप्रेसिव है, और ये अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड भी है। बैंक ऑफ बड़ौदा इज ए ब्रांड, इज वेल नोन ब्रांड। 17% इसकी सेल्स बढ़ी है पिछले 5 साल में, लेकिन प्रॉफिट उसी दौरान बढ़ गया है करीब करीब 76%। तो आपको वही बिस्किट के पैकेट वाली कहानी यहां पर भी नजर आ रही है। यहां आगे हम बात करें तो देखिए पैग रेशियो के हिसाब से दोस्तों डीप अंडर वैल्यूड है, डीप अंडर वैल्यूड 0.1, यानी ये 1 से के आसपास होना चाहिए, पर ये 0.1 है। तो डेफिनेटली इसको बैंक को आप अंडर वैल्यूड मान सकते हैं। और आप ये देखिए कंपटीशन में, तो आप पूरी इंडस्ट्री में देखें तो ये सेकंड नंबर पे है, जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स है मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। बाकी सारे बैंक्स इससे नीचे हैं। और बाकी जो बैलेंस शीट है आप देख सकते हैं, इसमें कंटिन्यूअसली आपको ईपीएस की ग्रोथ नजर आ रही है, जो बाकी नंबर्स हैं उनमें। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे एक बार नजर डालते हैं। देखिए 2.29 इसका अर्निंग पर शेयर होता था ईपीएस, हर शेयर पे होने वाली कमाई, और वो हो गई है 9.92।
तो एक बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ यहां पे नजर इसकी आ रही है। जरा इसके टेक्निकल चार्ट को भी एक बार देखें तो आप यहां भी सेम स्टोरी रिपीट होते हुए देखेंगे जो हमने बैंक ऑफ इंडिया में देखी थी। देखिए यहां हो क्या रहा है कि ये सेम जो है यहां पर हाई वॉल्यूम के साथ में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक, और यहां पर मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो रहा है, ये साफ तौर पे आप देख रहे हैं, और ये कंटिन्यूअसली हाई हाइस बनाता जा रहा है। ये देखिए ये एक अप ट्रेंड बनाता जा रहा है। देखिए यहां आप देखेंगे पहले क्या होता था कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, फिर उतना का उतना नीचे गिरा, फिर थोड़ा साइड में चढ़ा, फिर उसके बाद भी नीचे गिरा। तो ये नीचे गिरने वाली जो स्टोरी थी ना ये खत्म होती हुई दिख रही है, और उसके बाद में अब अगर स्टॉक बढ़ता है तो उतना गिरता नहीं है। दैट मीन्स कि ये अप ट्रेंड में है। जैसे एग्जांपल आप ही देखिए, हम यहां पर नजर डालें, यहां पर ये इतना हाई गया है स्टॉक, उसके बाद में करेक्शन आया लेकिन इतना कम, यानी कि ये नीचे तक अपना जो ये 50 दिन का 50 डेज का मूविंग एवरेज है ना उससे हमेशा ये ऊपर ही चल रहा है। तो साफ तौर पे दोस्तों ये अप ट्रेंड में स्टॉक चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो भी इसी साइड में इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक की, दैट इज योर IOCL। ये तीसरा स्टॉक है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन हाँ इससे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि दोस्तों अगर देखो क्या होता है ना कि YouTube पर हमारे पास में एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड स्कोप है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझे और वो भी लाइव इंटरेक्ट करते हुए मेरे साथ में और मेरे जो रिसर्च टीम के जो लोग हैं उनके साथ में, तो उसके लिए ना हमने कुछ लाइव सेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज हम लोग करवाते रहते हैं, महीने में 2-3-4 बार होते रहते हैं। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा एक टोकन अमाउंट के साथ में रजिस्टर करना होता है, और वो सिर्फ एग्जिट फीस है, एंट्री फीस नहीं है। वो ये है कि हर कोई ना पहुंच जाए, इस हिसाब से जो सीरियस इन्वेस्टर है सिर्फ उन्हीं के लिए। तो आप अगर चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके रजिस्टर करिएगा। पता करिए कि नेक्स्ट कब हो रही है जो लाइव वेबिनार है, लाइव वर्कशॉप, और उसके बारे में आप सीधा रजिस्टर करिए। छोटा सा 99 रुपीज का एक टोकन अमाउंट है, उसके बाद में 2 घंटे में आपको इतना क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा कि सिर्फ 10 मिनट में स्टॉक को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, प्रैक्टिकली आपको मेरे साथ में देखने का मौका मिलेगा। चलिए हम लोग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके अभी रजिस्टर कर लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं तीसरे स्टॉक की जो कि IOCL है। ठीक है, तो IOCL जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। अच्छा अब ये देखिए, ये इंडिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है, ये मान करके चलिए। 170 रुपीज का स्टॉक है, लेकिन मतलब अगर इंडिया में इतनी बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है और साइज देखो आप 2 लाख कितना, मतलब IOCL का जो पेट्रोल पंप है ना वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। आप कहीं भी चले जाओ इंडिया में आपको हमेशा मिल जाएगा। तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा ब्रांड है, और मार्केट कैप 2,40,000, बहुत बड़ी साइज है इसकी। सिर्फ 170 रुपए पे स्टॉक मिल रहा है। खास बात क्या है कि अभी तक ये स्प्लिट नहीं हुआ है, अभी भी 10 रुपए पे ही चल रहा है ये। यानी जिस दिन स्प्लिट होगा, अगर मान लो ये इन्होंने, हालांकि अभी तो करने का कोई इनका मानस नहीं होगा, बट ये अगर कर देते हैं तो आपको 17 रुपए में मिलने को, 17-18 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अभी ये करेंगे नहीं, इसके चांस कम है। खैर रिटर्न ऑन इक्विटी है 25। यानी कि देखो दोस्तों क्या होता है ना, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। ये आप मान करके चलिए, जैसे सपोज करिए कि आपको बैंक ऑफ इंडिया, जो जहां बैंक में, सेविंग बैंक में आप पैसा डालते हैं, कितना रिटर्न देता है? 3% 4% सालाना। ठीक है, उसके हिसाब से IOCL ने कितना दिया है साल भर में? 25%, ऐसे मानिए। तो यानी उससे 8 गुना ज्यादा पैसा आपका बना करके देने के लिए ये इसने काम किया है। बात करते हैं, सेल्स बढ़ी है 8%, प्रॉफिट बढ़ा है 19%। और ये कंपनी धीरे धीरे दोस्तों जो चार्जिंग स्टेशंस होते हैं ना उनको डेवलप करने में भी अपना एक बहुत योगदान दे रही है। यहां देखिए तो पैग रेशियो 0.3 है, वो अंडर वैल्यूड बनाता है इसको। ग्राहम नंबर के हिसाब से भी दोस्तों ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है साफ तौर पे। और अगर हम इसमें बाकी सारी देखें तो सेल्स अच्छी खासी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल अगेन बहुत बढ़िया है। इन सब के बावजूद भी कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दैट इज 5.76 विच इज लेस देन 15, और इसलिए इसको आप मान सकते हो कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है साफ तौर पे। और ईवी के आने से पेट्रोल की गाड़ियां बंद नहीं होगी, कम से कम 10 साल तक तो चलेंगी ही चलेंगी, क्योंकि कैपेसिटी बहुत सारी चाहिए। ईवी अभी तक उतनी डेवलप हुई नहीं है, तो टाइम लगेगा, और इस दौरान आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हम बात करते हैं इसके जरा टेक्निकल्स की, तो IOCL का ये रहा चार्ट। भाई आप ये बताइए, अगर इकोनॉमिक, ये जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलने वाली हैं, तो फिर IOCL में ये ग्रोथ आनी नहीं चाहिए थी ना, नहीं आनी चाहिए थी ना? आप बताइए क्यों आई है?
ये रैली देख रहे हो ना आप यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि हमारी नजर में चीजें साफ हो चाहे नहीं हो, लेकिन एफआईआईज डीआईआईज को साफ पता है कि कहां वैल्यू है। और ये जो रैली देख रहे हो ना आप, ये साफ तौर पे बता रही है कि आईओसीएल जो है वो एक अप ट्रेंड में है साफ तौर पे, और ये स्लो एंड स्टडी तरीके से इसके प्राइस को कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए आप देख पाओगे। तो जब भी ऐसा करेक्शन आता है ना, जैसे अभी ये करेक्शन आया है, ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, लेकिन हालांकि पैटर्न्स पे आप ध्यान मत दीजिए, पुराने जमाने की चीजें हो गई है, आजकल इतना काम नहीं करती है क्योंकि कॉमन हो गई ना, इसलिए। तो यहां लेकिन यह है कि करेक्शन आने के बाद में इसमें वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ देखने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये आपको शुरुआत में 250 और हो सकता है आने जाने कुछ टाइम में आपको 400 के लेवल भी आसानी से दिखाता हुआ नजर आ जाए। सो दोस्तों, ये आपके लिए तीनों स्टॉक्स का एक शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस मैंने रखने की कोशिश की है। यहां मैं आपके लिए एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, और मैं चाहता हूं नए स्टॉक्स के बारे में आप सीखें, उनकी बारीकियां सीख के इन्वेस्ट करने की खुद अपनी क्षमता डेवलप करें और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों आज की वीडियो को यही रोकते हैं, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना, वेरी गुड। बेल आइकन ऑन कर दिया, बहुत अच्छा। वीडियो लाइक किया, अमेजिंग। शेयर किया, ओ शेयर क्यों नहीं किया, सारे दोस्तों को शेयर करिए ना दोस्तों, अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर सागर कॉमिक्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, जय हिंद।